हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द ट्रेन ऑफ वेल्थ। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था कि बंगाल में कंपनी रूल आ गया था, ठीक है। तो वहाँ का रेवेन्यू वो संभालने लग गई थी। उसके बाद में जो भी जितना भी रेवेन्यू होता था कंपनी का वो कहाँ जाने लग गया, ब्रिटेन में। तो वही 1757 से लेके 1857 के जो बीच का जो टाइम रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमारी वहाँ से वेल्थ का ड्रेन हुआ। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट, इसमें लिखा है द ब्रिटिश एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन पार्ट ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। इंडिया की जो वेल्थ का उसका कुछ हिस्सा ब्रिटेन में भेजा गया एंड द रिसोर्सेज फॉर विच इंडिया गोट नो एडुकेट इकोनॉमिक और मटेरियल रिटर्न। और इसके बदले इंडिया को कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सहायता प्रदान नहीं की गई, ना कोई इंडिया के अंदर किसी भी तरह का एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, ना इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्होंने कुछ यहाँ पे किया, ठीक है। दिस वॉज द इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है। ये इसी को इकोनॉमिक ड्रेन बोलते हैं क्योंकि इंडिया की जो वेल्थ है वो वहाँ पे यूज़ हो रही थी। वहाँ की जो इकोनॉमिस्ट क्लास थी, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, तो वो उन्हीं पैसों से वहाँ की इंडस्ट्री को चला रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। Britain consequently spent a large part of the taxes and income they derived from the Indian people, not on India but in Britain, in their home country। तो वही बात है कि जितना भी इंडिया से टैक्स लिया जाता था, जो भी इनकम होती थी इनकी, वो अपने कंट्री में ले जाके अपने लोगों के लिए टैक्स फ्री कर देते थे, ठीक है। अपनी ही कंट्री में डेवलपमेंट करते थे, इंडिया में कुछ भी नहीं होता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बंगाल बिगेन इन 1757 के अंदर इनका ये काम स्टार्ट हो गया था, यहाँ से पैसा ले जाके वहाँ पे लगाना। व्हेन कंपनी सर्वेंट बिगेन टू कैरी होम इमेंस फॉर्चून एक्सटोर्टेड फ्रॉम इंडियन रूलर्स, जमींदार, ठीक है, मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल। यहाँ से जब वो भर भर के यहाँ के लोगों से जो पैसा ये एक्सटोर्ट करते थे ना, इलीगल तरीके से ट्रेड के नाम पे, या फिर इलीगल टैक्स वसूलते थे जितने भी राजा थे, ज़मींदार थे, इनसे, तो वो अपने कंट्री में ले जाके वहाँ पे यूज़ करने लग गए। 1758 से लेके और 1765 में ये 6 मिलियन पाउंड यहाँ से ऐसा करके ले जा चुके थे। और ये 6 मिलियन पाउंड है ना, उस टाइम के जो नवाब होते थे उनका रिवेन्यू भी इतना नहीं आता था, उसके 4 गुना ज़्यादा ही अपने कंट्री में भेज चुके थे। 1765 में कंपनी को दीवानी मिल गई थी कहाँ की, बंगाल की, और इस वजह से उनका कंट्रोल भी हो गया था बंगाल के रेवेन्यू पे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अंत में आते आते, द ड्रेन कंस्टिट्यूट नियरली 9% ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम। इंडिया की जो टोटल इनकम थी उसका 9% हिस्सा ये अपने देश में ले जाके यूज़ करने लग गए। और 19वीं सदी के अंत में आते आते 6% इंडिया की नेशनल इनकम और 1/3 नेशनल सेविंग, जितना भी इंडिया के अंदर पैसा सेव था, जो भी कमाई थी, जो सेव कर रखी थी, उसका 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा ये अपने कंट्री में ले गया, और 6% नेशनल इनकम। द वेल्थ ड्रेन आउट ऑफ इंडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइनेंसिंग ब्रिटेन्स कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो भी यहाँ से पैसा गया वो वहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी ये कंपनियाँ लगाने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले लोग थे ना, उनको बहुत मदद हुई उसमें। उन्हीं पैसों से उन्होंने वहाँ पे नए नए इन्वेंशंस किए, ठीक है, नई नई कंपनियाँ सेटअप की, टेक्सटाइल मिल्स लगाए वहाँ पे, जिसकी वजह से जो वहाँ का डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। अब डेवलपमेंट ऑफ मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब उस टाइम पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थे, किन किन चीज़ों के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे आपस में, ठीक है। तो वो सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इंडिया इस चीज़ में काफ़ी बैकवर्ड था, क्योंकि इंडिया में इतना जो भी पैसा होता था इनकम, वो बाहर चली जाती थी इंडिया में, इंडिया के अंदर कभी वो यूज ही नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से अब इनको क्या था ना कि इंडिया के अंदर कुछ डेवलपमेंट करनी थी, लेकिन वो भी खुद के फ़ायदे के लिए। जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो इंडिया के लोगों को ध्यान में रख के नहीं की गई, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि हम अपना ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना।
कितनी जल्दी चीज़ों को इंडिया से दूसरी स्टेट के अंदर ले जा सकते हैं, उनको हिसाब में रखते हुए सारा जितना भी डेवलपमेंट था, जो भी रोड बनाए गए थे, ठीक है, रेलवे लगाई गई थी, ये सब उसी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने बनाया था। अब जीटी रोड जो होते छोटे छोटे रोड बनाए गए थे, ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से लेके दिल्ली तक के जो जीटी रोड बनाए गए थे उनका काम स्टार्ट हो गया था 1839 में, 1839, और ये जाके कंप्लीट हुए थे 1850 में। एफर्ट्स वर मेड टू लिंक द रोड बाय मेजर सिटीज़, पोर्ट्स और मार्केट। देखो जैसे बोल रहा था ना कि ये जो सेंट्रल स्टेट्स थी ना, वहाँ से इन्होंने जितने भी बड़े बड़े रोड्स थे उनको मेजर सिटीज़ से, बड़ी बड़ी शहरों से जोड़ दिया, ताकि वहाँ से ये सामान लेंगे और पोर्ट्स तक पहुँचा देंगे, बंदरगाह तक, और बंदरगाह से अपने कंट्री की मार्केट में। और जो वहाँ से बना हुआ माल लेके आते थे, जो इंडिया में बेचना था, पोर्ट से होते हुए इन्हीं रोड से होके उन बड़ी सिटीज़ के अंदर ले जाके बेचना स्टार्ट कर देते थे। अब बाद में जितना भी ये सिस्टम था, जितना भी ट्रेड था, इसको पूरा का पूरा बदल के रख दिया किसने? रेलवे ने। क्योंकि रेलवे का जो फर्स्ट रेलवे इंजन जो डिज़ाइन किया था जो स्टीफनसन ने, वो किया था इंग्लैंड के अंदर 1814 में, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ उनकी कंट्री में 1830 से 40 के बीच में। और इंडिया के अंदर भी स्टीम ड्रिवन रेलवे की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो अब उसका कंस्ट्रक्शन इंडिया में इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भाई प्रपोज़ किया गया कि ऐसा कुछ भारत में भी होना चाहिए। और ये पहला प्रपोज़ल गया कब? 1834 में। और जो पहली रेलवे लाइन जो बॉम्बे से ठाणे तक की थी, वो खोली गई 1853 में। और रेलवे का सिर्फ़ और सिर्फ क्या यूज़ के लिए इन्होंने वो किया था, क्यों इन्होंने लगाया था? ट्रेड करने के लिए। और जो अपनी मिलिट्री है, कहीं पे भी अगर लड़ाई दंगे हो गए, कोई भी नवाब इनके साथ में लड़ने लग गया, तो जल्दी से जल्दी अपनी अपनी मिलिट्री को वहाँ पे भेज सकें। अब उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल बने? वो थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने सबसे ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था कि रेलवे का कंस्ट्रक्शन किया जाए। और बाय द एंड ऑफ 1869, 1869 के टाइम पे 6000 किलोमीटर का जो रेलवे का ट्रैक था वो बना दिया गया। और 1905 तक 45,000 किलोमीटर का ट्रैक बन चुका था इंडिया के अंदर। अब 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को बनाते टाइम 3 चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा गया था। लाइक एक तो पूरा जो अमाउंट था 350 करोड़ रुपए का, जो भी इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट होना था, तो वो पूरा पैसा लगाया गया ब्रिटिश इन्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है, कंपनी ने नहीं लगाया। क्योंकि कंपनी नहीं चाहती थी कि इतना हैवी अमाउंट वो एकदम में से लगा दे और उनके पास किसी चीज़ की कमी हो पाए। ऊपर से कंपनी ने उनको ऑफ़र दिया कि ठीक है आप पैसे लगाओ, हम आपको उस पर कैपिटल अच्छा इंटरेस्ट आपको रिटर्न देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में वो रिटर्न कितना हुआ था? 5%। लेकिन जब इंडिया के अंदर जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट जा रहा था वो तो इंडियन इनकम से जा रहा था, है ना। तो इस वजह से उनके विरोध में आके उसको घटा के 3.5% कर दिया गया था। थर्ड, जो भी प्लानिंग थी, कंस्ट्रक्शन था, मैनेजमेंट था, जो भी रेलवे का, वो और जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो इंडिया को ध्यान में रखते हुए, इंडियन लोगों को ध्यान में रखते हुए करके नहीं किया गया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए कि इनका ट्रेड कैसे हो सकता है, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए इन्होंने पूरा जितना भी कंस्ट्रक्शन था, जो भी मैनेजमेंट प्लानिंग की थी, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए की थी, ठीक है। और ब्रिटिश आल्सो एस्टेब्लिश्ड ए एफिशिएंट एंड मॉडर्न पोस्टल सिस्टम। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। क्या? टेलीग्राफ। तो पहली टेलीग्राफ लाइन जो थी वो स्टार्ट की गई कलकत्ता से आगरा के अंदर, और 1853 में किसके अंडर में हुई थी? वो लॉर्ड डलहौजी की। और लॉर्ड डलहौजी ने उस टाइम पे पोस्टल स्टैम्प्स इंट्रोड्यूस किए थे। अब बात करते हैं उस टाइम के लैंड रिवेन्यू पॉलिसी की। तो सबसे पहली बात करते परमानेंट लैंड परमानेंट सेटलमेंट की। अब 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर ली थी दीवानी कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अब इनको चाहिए था वहाँ से ज़्यादा रिवेन्यू, ठीक है। 1722 के अंदर इन्होंने रिवेन्यू कितना वहाँ से जनरेट किया था? 14,29,000, सॉरी,
1,42,90,000, ठीक है। अब वो बढ़ के कितना हो गया, 2,34,00,000 कब 1771 में, ठीक है, जो कि इनके लिए सफिशिएंट नहीं था। अब इन्होंने क्या सोचा कि इसको बढ़ाया कैसे जाए। सब ने प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए। 1773 में इन्होंने डिसाइड किया हम डायरेक्टली इसको रूल करते हैं। अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया ना, ऑक्शन करना स्टार्ट कर दिया, बोली लगवाने की। भाई जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा हम उसको राइट दे देंगे रेवेन्यू का। लेकिन ये भी फेल हो गया। बाद में आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस की, परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट किसका आइडिया था, जॉन शोर का, ठीक है। इसको लागू करने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1793 में बंगाल और बिहार के अंदर सबसे पहले इसको लागू किया गया। अब इसके दो स्पेशल फीचर थे। पहला क्या था कि जो जितने भी ज़मींदार हैं, रिवेन्यू कलेक्टर हैं, जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, उन्हीं को लैंडलॉर्ड बना देते हैं कि भाई आप इस ज़मीन के मालिक हो। मालिकाना हक उनको दे दिया गया, ठीक है। अब वो कंपनी के लिए सिर्फ एक ऑफिसर नहीं रह गया था ज़मींदार, कि भाई आपको रिवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करके देना है। अब उसको ओनर बना दिया। तो अब वो क्या करता था, जितने भी पीजेंट थे, जितने भी किसान थे, उनसे किसानी करवाता था ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि खुद का भी प्रॉफिट हो। और कंपनी ने एक प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लिया था, आप हमको इतना ही दोगे, उसके ऊपर जितना भी होगा वो आपका होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। तो वो कितना रहा, जो 11 हिस्से में से 10 हिस्से मिलते थे किसको, कंपनी को जाते थे। और जो फिर एक बचता था वो रहता था ज़मींदार का। अब उसके ऊपर और जितना अलग से प्रॉफिट होता था वो पूरा का पूरा किसका रहता, ज़मींदार का। और ये सब चलता रहा कहाँ पे, बंगाल और बिहार में। सबसे बड़ी बात ये रही कि जितने भी इनको राइट मिले थे ज़मींदार को, कि भाई आप ओनर हो लैंड के, तो वो बना दिए गए हेरिडेटरी और ट्रांसफरेबल। मतलब कि अगर ये मर भी जाएंगे तो इनके बाद में वो लैंड किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, इनके फैमिली मेम्बर्स को, जो इनके बेटे होंगे उनको। और ये अपनी मर्ज़ी से लैंड किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या था कि ज़मींदार को रिवेन्यू तो टाइम से पे करने ही करने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी लैंड को बेच दिया जाता था। अब कंपनी को इस चीज़ से मतलब नहीं था कि क्रॉप फेल हो या ना हो, उनको तो जितना पैसा फिक्स हो गया वो चाहिए ही चाहिए था। और जितना भी अमाउंट फिक्स रहता था वो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा रहता था। और ये तो मैंने बता ही दिया कि परमानेंट सेटलमेंट किसका प्लान था, जॉन शोर का था। और इसको लागू करने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब बात करते हैं कि मतलब कैसे कितना अमाउंट जाता था, ठीक है। अब मान लो बंगाल की जो ग्रोस प्रोडक्ट है, जो टोटल अमाउंट में निकल के आता था, जितनी भी प्रोड्यूस होती थी, वो मान लो 100% है। उसमें से 45% जाता था गवर्नमेंट को, 15% रहता था ज़मींदार के पास, और 40% बचता था फिर किसके पास, जो कल्टीवेटर थे उसके पास। अब इसके कुछ फ़ायदे थे ज़मींदारी सिस्टम के, जो गवर्नमेंट को काफ़ी हुए। एक तो उनको फ़िक्स इनकम मिल रही थी, ठीक है। दूसरा, ज़मींदार को उन्होंने ओनर बना दिया था, जिसकी वजह से वो लॉयल रहने लग गया। अगर कोई भी लड़ाई होगी तो ज़मींदार हमेशा किसका साथ देंगे, कंपनी का ही साथ देंगे, ठीक है। तो यही बता रखा है इसमें। और तीसरी बात क्या थी कि इसकी वजह से, परमानेंट सेटलमेंट की वजह से, इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुई, खेती बाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। क्योंकि जितने भी ज़मींदार थे वो पीजेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल के रखते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती करो ताकि उनका हिस्सा भी बढ़े। और फिर परमानेंट सेटलमेंट को लेटर एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, उड़ीसा और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जितनी भी थी मद्रास की वहाँ पे, और वाराणसी के अंदर ही इसको लागू कर दिया। इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स लाइक अवध, उसमें टेम्परेरी ज़मींदारी सेटलमेंट इन्होंने ब्रिटिशर्स ने लागू किया। टेम्परेरी बोले तो वहाँ का जो लैंड रिवेन्यू था उसको टाइम टू टाइम ये रिवाइज करते रहते थे, बदलते रहते थे, ऐसा नहीं था कि फिक्स है। अब बात करते हैं रायतवाड़ी सेटलमेंट की। अभी ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे थॉमस मुनरो 1820 के अंदर। और कहाँ पे की थी, मद्रास के अंदर, ठीक है। और किसकी प्लानिंग थी ये, अलेक्जेंडर रीड की। इन्होंने प्लान किया था और इन्होंने लागू करी थी।
अब इसमें क्या अलग था ना, परमानेंट सेटलमेंट में तो बीच में इन्होंने ज़मींदार रख रखे थे, उनको ओनर बना रखा था, लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि उसको हटा देते हैं हम, ठीक है, हम डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे कल्टीवेटर्स से। अब इट वाज नॉट परमानेंटली रिवाइज, ठीक है, मतलब ये परमानेंट नहीं थी और इसको भी बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता था हर 20 से 30 साल के अंदर, ताकि रेवेन्यू की ये डिमांड बाद में बढ़ा सकें। और इसमें क्या होता था, द लार्ज नंबर ऑफ ज़मींदार, जितने भी पहले जो टुकड़ों में ज़मीन बांट के ज़मींदारों को दी हुई थी, अब वो चीज़ ख़त्म करके इन्होंने पूरी ज़मीन किसी एक बड़े ज़मींदार को दे दी, पूरी स्टेट किसी एक ज़मींदार के अंडर में दे दी, पूरी स्टेट आपकी है भाई, ठीक है, आप यहाँ पे खेती करवाओ या कुछ भी करवाओ, हमको इतना रेवेन्यू यहाँ से चाहिए ही चाहिए। फिर बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम की। अब इसके अंदर क्या था, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, होल्ट मैकेंजी ने। कब की थी, 1822 के अंदर। और कहाँ पे की थी, गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स में, पंजाब में। ओके, द रेवेन्यू सेटलमेंट वाज टू बी मेड बाय विलेज। अब इसमें क्या थी, पिछले वाले में पूरी स्टेट में थी, अब इसके अंदर क्या हुआ ना, छोटे छोटे विलेज को बांट दिया गया। अब उन विलेज के अंदर जो सबसे बड़ा मुखिया होता था, मान लो किसी एक आदमी के पास बहुत सारी ज़मीन है उस गांव में, ठीक है, और उसकी ज़मीन पे सारे जितने भी पीजेंट्स वगैरह हैं, जो भी किसान हैं, वो खेती करते हैं। तो उसको बोल दिया गया, ठीक है भाई, अब हम आपसे इतना रेवेन्यू फिक्स लिया करेंगे, ठीक है, हम आपको जानते हैं, बीच में नीचे वालों को हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस वास्ते अब ये उससे डायरेक्ट क्या लेने लग गए, रेवेन्यू लेने लग गए। और अगर वो रेवेन्यू ना दे पाए तो अब क्या प्रावधान हो गया ना इस महलवाड़ी सिस्टम में, कि आपकी ज़मीन को बेच दिया जाएगा, और या फिर आप उसको गिरवी रख सकते हैं, या फिर हम उसको किसी और को दे देंगे, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट इससे अपना जो रेवेन्यू है वो निकाल सके। ही कुड, और कई बार क्या होता था, अगर वो ना भी दे पाएँ तो अपनी कुछ ज़मीन को बोरो कर दे सकते हैं, ठीक है, कुछ पैसे बोरो कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ लैंड, अपनी ज़मीन गिरवी रख के वो उन्हीं से पैसे लेंगे, और फिर उसी को रेवेन्यू के रूप में, जो भी टैक्स होता था उसके रूप में उन्हीं को पे कर देंगे। तो ये था अभी तक का, और ऐसे करके हमारा जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना 5th चैप्टर जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जितने भी अभी पीछे के चैप्टर हैं तो प्लीज़ आप उनको एक बार देखते रहिएगा, ताकि चीज़ें आप भूलें नहीं। बाकी ये था, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।